सादर प्रणाम। बायोलॉजी के टॉपिक में मैं नीरजा चौधरी आज इकोसिस्टम में दो छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी यानी हिंदी में जिसको बोला जाता है उत्पादकता। और दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा डीकम्पोजिशन। अगर हमें इकोलॉजी को पढ़ना है या इकोसिस्टम को पढ़ना है तो उस इकोसिस्टम के लिए हमें इन दोनों के बारे में बहुत ढंग से जानना ज़रूरी है। ठीक है। अब रही बात प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इन जनरल हम जानते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी मीन टू से कि जो भी चीज़ हमने किसी पर्टिकुलर मास एरिया में या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम पीरियड या यूनिट मास एरिया में हमने प्राप्त की है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब वो प्रोडक्टिविटी कैसी भी हो सकती है, यानी कि यहाँ के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो देखिए पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं वो फूड बनाने का काम करते हैं, यानी कि सभी जितने भी अलग अलग तरीके के स्तर हैं उन स्तरों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, फूड की व्यवस्था करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पहले प्रोडक्टिविटी को हम समझ लें कि प्रोडक्टिविटी है क्या चीज़। देखिए प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि कोई भी इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम फंक्शनिंग में बना रहे, यानी कि वो इकोसिस्टम क्रियाशील रहे। अगर इकोसिस्टम क्रियाशील नहीं रहेगा तो जो अलग अलग हमारे न्यूट्रिएंट लेयर्स होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी। तो उसके लिए दूसरी चीज ये जरूरी है कि एनर्जी फ्लो बना रहे, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह लगातार होता रहे, जिससे कि किसी प्लांट के फोटोसिंथेसिस करने के लिए जितनी आवश्यक एनर्जी चाहिए, उसको जितनी एसेंशियल एनर्जी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको मिल जाए। अब रही बात, अगर एज अ डेफिनेशन वे में हम कहें कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो प्रोडक्टिविटी हुई कि कोई भी निश्चित समय है, मतलब किसी भी समय अवधि में, यानी कि लिमिटेड टाइम में, किसी भी समय अवधि में या गिवन टाइम में हर इकाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर यूनिट के हिसाब से ही हम कोई रेट निकालते हैं। तो यहाँ पर भी किसी दिए हुए टाइम में प्रति इकाई, यानी कि पर यूनिट, किसका पर यूनिट, एरिया का, यानी एरिया के पर यूनिट पर दिए गए टाइम में जितना भी बायोमास बनता है, यानी जितना भी जैव भार बनता है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी कही जाती है। अब इस जैव भार में एक्चुअली में होता क्या है, इस जैव भार में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक सामग्री होती है। ठीक हो गया। तो प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं कि कोई भी एक निश्चित टाइम दिया हुआ है, निश्चित एरिया दिया हुआ है, और उस निश्चित एरिया के द्वारा निश्चित टाइम में जितना बायोमास तैयार किया जा रहा है वो ही क्या कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। इसको के कैलोरी मतलब किलो कैलोरी, एम इनवर्स 2 YR इनवर्स, इससे डिनोट किया जाता है, यानी ये इसकी यूनिट है, इसके रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। और ये हम तब व्यक्त करेंगे जब हम एनर्जी के रेफरेंस में इसको दिखाएंगे। अब रही बात कि प्रोडक्टिविटी है क्या चीज, या प्रोडक्टिविटी को क्या केवल हम इतने से ही समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिविटी देखिए, अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उस चीज के दो पार्ट हमारे सामने होते हैं। एक तो वो होता है जो ग्रॉस फॉर्म में हमारे सामने आता है, यानी कि टोटल हमने बना लिया। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं, हम जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में हम चाय पत्ती भी डाल रहे हैं, अगर बहुत उसे हर्बल टाइप में कन्वर्ट करना है हमने उसमें तुलसी भी डाल दी है, अदरक भी डाल दिया है, इलायची भी डाल दी है, और बाकी सारी चीजें हमने, जैसे चीनी हो गई, पानी, दूध जैसे बनाना है वो सब मिक्स करके बॉईल करके हमने चाय को तैयार कर लिया। दैट इज अ ग्रॉस। अब हम उस चाय को क्या करते हैं, सीप से फिल्टर करते हैं, कप में लेते हैं, और बहुत सारा मास हो जाता है, जैसे चाय पत्ती छन जाती है, तुलसी की पत्तियां, अदरक, इलायची के छिलके, ये सब छन जाते हैं, तो वो हमारा ग्रॉस में से सेपरेट हो गया। अगर टोटल वेट निकाला जाए तो उतना वेट उसका कम हो जाएगा। तो किसी भी चीज के दो वेट होते हैं, एक होते हैं हमारा ग्रॉस वेट जिसको बोलते हैं, और एक होता है हमारा नेट वेट।
ठीक हो गया। अब इस ग्रॉस वेट और नेट वेट को समझने से पहले हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसी बेस पर प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक उत्पादकता, ठीक हो गया। और एक होती है हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मेन जो हमने पढ़नी होती है या मेन जो रोल प्ले करती है वो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मतलब प्राथमिक उत्पादकता और ये सेकेंडरी मतलब द्वितीयक उत्पादकता। जो प्राइमरी है इसमें ही ये ग्रॉस और नेट का चक्कर चलता है, ठीक हो गया। यानी जितना भी कोई भी प्लांट है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद किसी भी यूनिट टाइम में यानी कि इकाई समय में, किसी भी यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में यानी इकाई क्षेत्र में, यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया जाता है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया जाता है वो ही यहां पर क्या होती है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। अब चूंकि इसको हम किसमें पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसमें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, तो इसका पूरा नाम होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो GPP, ठीक है। आप इसे चाहें तो मैं यहां भी लिख दे रही हूं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में जितना ऑर्गेनिक मैटर बना है, जितना भी बना है, यानी ग्रॉस फॉर्म में जो आया है वो हमारी क्या हो गई, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो गई। दूसरी हमारी आती है नेट। नेट जैसे कि अभी मैंने कहा कि हमने चाय बनाई तो हम उसको जब छान लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारा मैटर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ऐसे ही जो हमारी नेट प्रोडक्टिविटी है, जितना भी हमको यहाँ पर ग्रॉस यानी कि जितना भी हमको ग्रॉस प्रोडक्टिविटी मिली है, उस ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की एक बहुत बड़ी सी मात्रा यानी कि इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है वो कहां पर वेस्ट हो जाती है, जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं उस दौरान। मतलब कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और उस रेस्पिरेशन के दौरान कुछ यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो जाता है, यानी कि ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो जब हम यहाँ पर नेट प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो जब हम ये निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर क्या है, जो रेस्पिरेशन में एनर्जी का लॉस हुआ है। तो हम इसके वे से क्या निकाल लेते हैं, नेट प्रोडक्टिविटी को निकाल लेते हैं। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ लेता है, नहीं तो ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, CBSE ने पूछा है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। फॉर्मूला में सही फॉर्मूला पूछा हुआ है और उसको अलग अलग वे से लिखा है, जैसे GPP इक्वल्स टू NPP माइनस आर या R इक्वल्स टू NPP माइनस GPP, इस तरीके से कुछ पूछा है क्वेश्चन को, तो आप उसको ढंग से ध्यान में रखेंगे। अब रही बात कि जितनी यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किस पर डिपेंड करती है। देखिए, हर प्लांट के लिए हर तरीके की सिचुएशंस अलग होती हैं, यानी कि उसकी ग्रोइंग सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्लांट स्पीशीज कितना वहां पर प्रोडक्ट बनाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं या जिन पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे वहां पर कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो प्लांट के लिए बेनिफिशियरी हैं, और प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अगर चांसेस ज्यादा नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी पे फर्क उसका पड़ेगा। तो ये प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में वेरी करती है, हर इकोसिस्टम के लिए ये प्रोडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। देखिए, अगर हम पूरे इसका डेटा देखें, यानी कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 70% क्या है, हमारी पृथ्वी वाटर कवर्ड है, यानी कि 70% जो है समुद्र से हमारा एरिया पूरा घिरा हुआ है। लेकिन अगर टोटल बायोस्फीयर का हम लें, यानी कि पूरे जीव मंडल का अगर हम लेते हैं,
तो लगभग जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की प्योर क्वांटिटी शामिल है, मतलब पूरे तरीके से ऑर्गेनिक मैटर का कितना भार आ रहा है उसको लेकर शामिल की मैं बात करूं तो लगभग 170 बिलियन टन इतना लगभग प्रोडक्ट बनता है। समझ रहे हैं? पूरे बायोस्फीयर पर 70% तो देखिए एरिया हमारी अर्थ का कवर है उससे, समुद्र वगैरह से, लेकिन उसके बाद जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है जो कि प्योर फॉर्म में है और ड्राइड फॉर्म में है, ठीक है, तो लगभग कितना बन रहा है? 170 बिलियन बनता है। अब चूंकि 70% तो हमारा समुद्र से ही ढका हुआ है, लेकिन इसको बनाने में समुद्र का जो एरिया है वहां पर जितनी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम है। वो केवल कितनी है? 55 बिलियन टन है, ओनली 55 बिलियन टन है। क्लियर हो गया? बाकी जो रिमेनिंग है इसमें से 170 में से 55 बिलियन आप एरिया उसका निकाल दीजिए जो समुद्र में हो रहा है, उसमें से आप निकाल दें तो बाकी जितना बचा है वो सारा का सारा हमारा किस पर मिल रहा है? इस पर, अर्थ पर मिल रहा है। यानी कि भूमि बहुत ज्यादा, लैंड बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने का काम कर रही है। अब रही बात यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? देखिए कुछ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का तो काम हो गया यहाँ पर कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाना है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो हुई कि प्लांट ने अपना फूड बना लिया, फूड बनाने के बाद वो एज इट इज सारा का सारा तो ट्रांसफर नहीं करेगा, तो जो भी उसका कंज्यूमर है वो कुछ ना कुछ उस फूड एनर्जी को एसिमिलेशन के लिए अपने पास रख लेगा, ठीक है, और उसमें से कुछ भाग वो क्या करेगा? नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देगा, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कन्वर्टेड हुआ या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसको कहा गया। तो ये है प्रोडक्टिविटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीबीएसई बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन नहीं करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का मोड चेंज हो जाता है। सेकेंड टॉपिक था इसमें डीकंपोजिशन यानी अपघटन। डीकंपोजिशन, देखिए कोई भी चीज बनी है उस चीज का नष्ट होना, उस चीज का खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस तरीके की प्रोसेस नेचर में ना हो तो चारों ओर कचरे के ढेर या मृत शरीर, डेड बॉडीज ही हमें दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि डीकंपोजिशन होता रहे। डीकंपोजिशन में एक्चुअल में होता क्या है? जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जितना भी जटिल कार्बनिक पदार्थ है, कोई भी बॉडी है, मान लो प्लांट है, मर गया, टूट सूख गया, या कोई जो भी बॉडी है, कोई एनिमल है, वो उसकी डेथ हो गई, उसके बाद डेथ होने के बाद उसमें दो तरीके के चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एक तो फिजिकल चेंज होना बहुत जरूरी है और एक उसमें केमिकल चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कहीं ऐसे टीवी या कहीं ऐसे पिक्चर्स आपने देखे होंगे तो देखा होगा कि जब डेड बॉडी को दिखाया जाता है तो बहुत अजीब सी स्थिति में होती है, कुछ पार्ट बड़े मतलब खराब से हो चुके होते हैं, फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ कंकाल हमें दिखाई देता है, स्केलेटन दिखाई देता है, बाकी सारा बॉडी का पार्ट जितना होता है, यानी कि मांस हो गया या खाल वगैरह है, सारे के सारे वहां से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान बदल देना किनका काम होता है? अपघटकों का काम होता है, यानी डीकंपोजर का काम होता है, ठीक है। ये डीकंपोज करने का काम करेंगे। अब जैसे आपने अर्थवॉर्म के बारे में सुना है, अर्थवॉर्म को हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि अर्थवॉर्म एज अ फ्रेंड एंड फो, ठीक है, फ्रेंड और फो करके पूछा जाता है कि अर्थवॉर्म क्या है, मित्र है या शत्रु है। तो अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है? फार्मर्स के लिए फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो जमीन की ऊपरी सतह पर सूखी पत्तियां होती हैं या जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको तोड़ते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, मतलब मिट्टी को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। और जितने भी पत्तियां हैं या बार्क है, यानी कि छाल है, फूल है या कुछ भी है, ऐसे चीजों को छोटे छोटे डेट्रॉइट्स बनाने में और
एक तरीके का कुछ समय के बाद उसको कच्चे माल के रूप में, कच्चा माल किसके लिए यूज होगा, कच्चा माल के रूप में यानी कि खाद के रूप में उसका इस्तेमाल होगा पौधों के लिए, पौधे उसमें ग्रो करेंगे। जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, तो जैसे पहले टाइम पर भी गोबर की खाद का इस्तेमाल होता था, पत्तियों का इस्तेमाल होता था, ऐसा ऐसा इस्तेमाल होता था जिससे कि फर्टिलिटी लैंड की बढ़े, क्योंकि वो वाले पार्ट जब डिकम्पोज होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा तो वो क्या करेगा, बेनिफिशियरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर देगा या एलिमेंट्स देगा जो पूरी की पूरी लैंड के लिए बेनिफिशियरी होंगे। अब देखिए फर्टिलिटी अगर बढ़नी है, दो तरीके से डिकम्पोजिशन का काम होता है। एक काम होता है जो जमीन के ऊपर होता है यानी कि भूमि पर होता है, और दूसरा जो डिकम्पोजिशन का काम होता है वो भूमि के नीचे यानी कि जमीन के या लैंड के नीचे। देखिए जो जमीन है उसके ऊपर तो प्लांट के छोटे मोटे पार्ट गिर गए या कोई एनिमल या कोई कीड़ा या कुछ ऐसा गिर गया है, या जो वेस्ट किया जाता है वो भूमि के क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो वो इसमें क्या हो जाएंगे, दो तरीके से इनका दोबारा से बायोजियोकेमिकल साइकिल में इनको घुमाया जाएगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल में जब ये घूमेंगे तो यहाँ पर इनकी क्लीनिंग हो जाएगी और नए जो जीव हैं उन जीव को बनाने में ये सहायता करेंगे। कहने का मतलब जब ये मैन्योर बना दे रहे हैं तो जब सीड डाला जाएगा तो उसके लिए ये एज अ फर्टाइल एलिमेंट काम करेंगे, यानी कि मैन्योर के तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। अब जमीन के नीचे कौन से हो गए, फिर जमीन के नीचे वो हो गए जैसे कुछ जीवों को जमीन के नीचे दबा दिया जाता है मरने के बाद, ठीक हो गया। या कुछ पौधे जब हम काट देते हैं तो उनकी जड़ें जमीन के नीचे ही रह जाती हैं, तो वो भी तो डिकम्पोज तो होनी ही होनी है, तो वो भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करेंगी और वहां पर मैन्योर बनाएंगी और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर टूट जाएंगे। ये दोनों प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन अर्थ और बिलो द अर्थ लेयर, तो दोनों जगह डिकम्पोजिशन होता है, अर्थ पर भी होता है और अर्थ के नीचे वाली लेयर पर भी होता है। अब रही बात, क्या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस सब जगह एक सा होता है या हर मैटर के लिए एक सा होता है? बिल्कुल एक सा नहीं होता। जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, देखिए वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। जो बिल्कुल काइटिन की लेयर वाले होंगे या लिग्निन वाली लेयर के होंगे तो उनका डिकम्पोजिशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो होगा। दूसरी बात, डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है कि जो वहां पर एटमॉस्फेरिक जो भी वहां पर एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस हैं उन पर भी डिपेंड करता है। देखिए डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए और जिस तरीके से सनलाइट भी चाहिए तो नमी भी चाहिए, सर हर तरीके की प्रोसेस के लिए एक बैलेंस सिचुएशंस चाहिए होंगी। तो किस तरीके की एटमॉस्फेरिक परिस्थितियां हैं उन पर डिपेंड करता है कि डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजर किस तरीके से काम करेंगे। तो इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में डिवाइड किया गया है। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन की प्रक्रिया, हिंदी में भी लिख दे रही हूं मैं, अपघटन की प्रक्रिया। कि अगर हमने यहाँ पर ये कहा कि वो डिकम्पोज हो रहे हैं, ऐसे डिकम्पोज हो रहे हैं, भूमि के ऊपर भी हो रहे हैं, नीचे भी हो रहे हैं, और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो मैटर है वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस से गुजर रहा है, फिर वहां पर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बन रहे हैं, उनको रिसाइकिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से अपघटन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो टोटल इस प्रोसेस को अगर हम डिवाइड करें ना तो टोटल इस प्रोसेस को हम डिवाइड करें तो हम 6 स्टेप में इसको डिवाइड करके समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जो भी वेस्ट बना है, जो भी डिकम्पोज मैटर वहां पर आया है, यानी कि जो भी डेट्रॉइट्स है, ठीक है, ये डेट्रॉइट्स जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरद, ठीक है, ये डेट्रॉइट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। ये डेट्रॉइट्स को तोड़ने का काम क्या करेंगे, अभी जैसे हमने अर्थवर्म के बारे में यानी कि केंचुए के बारे में कहा, ऐसे ही केंचुआ इसमें रोल प्ले करता है, उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही दीमक इसमें रोल प्ले करता है,
ठीक है। अब ये जो डेट्रॉइट्स है, इनकी जो इंटेस्टाइन है, मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको खाएंगे ही तो, है ना। तो जब ये उसको खाएंगे, ये इनके क्या चला जाएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरे उस सिस्टम से गुजरेगा, और उस पूरे सिस्टम से गुजरने के बाद ये उसको पाउडर फॉर्म में, यानी कि चूरे के रूप में इसको कन्वर्ट कर देगा। देखा ही आपने, जहां पर केंचुए या कभी दीमक लगा हुआ भी आपने देखा होगा, माइट्स देखा होगा, तो देखा होगा मिट्टी का ढेर ढेर जैसा बनाते चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने खाया है वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एक पाउडर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये हुआ उसका किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में डेट्रॉइट्स को तोड़ा है, जिसे बोला जाता है डेट्रॉइट्स का खंडन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। अब रही बात इसका दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप इसका आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब अपचय। हिंदी में, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रही हूं ताकि मीडियम के बेस पर कोई टॉपिक को समझने में इश्यू ना रहे। देखिए, मेन जो डीकंपोजर होते हैं वो हमारे होते हैं बैक्टीरिया, और क्या होते हैं, फंजाई। यही दो होते हैं जो डीकंपोजर का रोल मेनली प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम यहां पर रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। अब इस डाइजेस्टिव एंजाइम की रिलीजिंग के बाद, जैसे हमने शुरू में कहा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का चेंजिंग हो जानी है, तो यहां पर जितना नॉन सॉल्यूबल, यानी जितना अघुलनशील ऑर्गेनिक मैटर बचा है, ये जो घुलने वाला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसकी बात कर रहे हैं, वो ना घुलने वाला ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मैटर अब क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल मैटर में, क्योंकि एंजाइम का स्प्रे हो गया, इस रिलीजिंग हो गई है एंजाइम की। जब इन्होंने रिलीज किया इस मैटर पर रिलीजिंग के बाद क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया। अभी ये अघुलनशील था और ये अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल, यानी कि घुलनशील सिंपल मैटर में, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब जो जितने भी ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको जो ये डीकंपोजर है वो क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। मतलब यहां पर चेंजिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और इसको यहीं पर वो छोड़ देंगे, उनका काम यहां पर खत्म हो गया। तीसरा स्टेप आता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं निक्षालन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीचिंग। ठीक है, जितना ये घुलनशील वाला मिला है, सॉल्यूबल मैटर मिला है, ठीक, ये सॉल्यूबल मैटर में क्या क्या होते हैं, जैसे शुगर हो गया या दूसरे कोई न्यूट्रिएंट हो गए, वो न्यूट्रिएंट क्या काम करे जाएंगे, या इन न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, इन न्यूट्रिएंट को जो मिट्टी है या भूमि है या लैंड है वो सोख लेगी, यानी कि अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक हो गया, थर्ड स्टेप ये था। अब जब इसको सोख लिया गया है ना, इंपॉर्टेंट स्टेप आपका इसका आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें बोलते हैं खाद बनने की प्रक्रिया या ह्यूमस बनने की प्रक्रिया, जिसे बोला जाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, एक डार्क कलर का क्रिस्टल लेस यहां पर मैटर तैयार होता है। डार्क कलर का ह्यूमस डार्क कलर का ही होता है, कोरिलेट करके समझिएगा। डार्क कलर का क्रिस्टल लेस मैटर तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक हो गया, क्योंकि गोबर की खाद सबने देखी है तो एक ऐसा एग्जाम्पल है, या पत्तियों की खाद सबने देखी है तो ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने ये है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, और यहीं पर न्यूट्रिएंट क्या होने लगते हैं, स्टोर होने का काम होने लगता है, क्योंकि कोलाइडल होने लगेगा ये बाय नेचर, मतलब स्वभाव से ऐसा है कि ये कोलाइडल होने लगेगा, और अलग अलग जो न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम है वो यहाँ पर होने लगेगा। तभी तो ये ह्यूमस जब कहाँ डाला जाएगा, जमीन पर डाला जाएगा, तो सीड के लिए फर्टिलिटी का काम करता है। फिर अगला आपका आता है खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। ठीक है, खनिज मतलब मिनरल, मिनरलाइजेशन।
मिनरलाइजेशन में क्या होगा, जो ये ह्यूमस बना है ये छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा डीकंपोजर द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ दिया जाएगा और यहां से अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर यहां पर तैयार होगा। ये इनऑर्गेनिक मैटर जो बनेगा, ये इनऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में जब मिल जाएगा तो जो ह्यूमस यहाँ पर बना था, ह्यूमस को पकड़ने और जितने भी डीकंपोजर थे उनके स्थिरीकरण में यानी कि उनको स्टेबलाइज करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, फिर लास्ट आता है एरोबायोसिस। एरोबायोसिस क्या होता है? देखिए, किसी भी डिकम्पोजिशन के लिए एयर की जरूरत होती है। एयर की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन प्रोसेस यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन प्रोसेस अच्छे तरीके से होती है। और जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन को एनएरोबायोसिस क्या करता है? डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को कम कर देता है। और जो डेट्राइट्स है, डेट्राइट्स के इकट्ठा होने का कारण बन जाता है। और डेट्राइट्स हमें कब चाहिए थे? जो इकट्ठे हो जा रहे हैं, जैसे जो हमने कहा कि केंचुआ या दीमक जो उनके एक डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल रहा है और एक तरीके का वहां पर पाउडर या चूर्ण बना रहा है। ठीक है, तो ये 6 स्टेप होते हैं। अगर इसे मैं समराइज करूं तो सबसे पहले देखिए, जो भी डेड एंड डीकेइंग पार्ट जो मर गया उस पर उसको क्या किया? केंचुए या दीमक ने पाउडर में कन्वर्ट किया। फिर बैक्टीरिया या फंजाई ने उन पर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किया और उसके बाद नॉन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सॉल्युबल सिंपल मैटर में कन्वर्ट हो गया। इस सिंपल मैटर में शुगर और न्यूट्रिएंट थे जो मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिए। उसके बाद यहाँ पर ये ह्यूमस बन गया जो ब्राउन डार्क कलर का होता है। जरूरी नहीं है ब्राउन है, कई बार ब्लैकिश ब्राउन भी होता है, अलग अलग रंग डार्क कलर का होता है लेकिन रेलेवेंट कलर होता है। फिर इसमें से मिनरल सेपरेट हो गए। मिनरल जो यहाँ पर बन रहे हैं वो मिनरल कैसे हो रहे थे? वो थे इनऑर्गेनिक टाइप के और इनको रिलीज किया जाता है इस पूरी प्रोसेस के दौरान। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, इनको फ्री किया जाता है। जो ये क्या है? अकार्बनिक पोषक या न्यूट्रिएंट है उनको। फिर उसके बाद एरोबायोसिस था। एरोबायोसिस मतलब जितना डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, अगर ऑक्सीजन मिलता है दैट मीन्स प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाए तो डेट्रॉइट्स इकट्ठा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डिकम्पोजिशन नहीं होगा, बट बहुत ज्यादा स्लो होगा और डेट्रॉइट्स इकट्ठा हो जाएगा। तो फिलहाल आज के टॉपिक में ये दोनों, जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी को पढ़ा और डिकम्पोजिशन को पढ़ा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो एनर्जी फ्लो को लेकर रहेगा, जिसमें हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक अगर आपको समझ में आया है और अगर इसमें किसी तरीके का कोई एडिशन आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। प्रणाम।